देखिए स्टार्ट करते हैं बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 3। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन लेना चाहूँगा जो अभी तक आपने कई बच्चों ने मुझसे डाउट्स पूछे हैं, वो पहले मैं कवर करूँगा। सबसे पहले भाई कोल्ड ड्रिंक वाला केस दिया था है, तो कोल्ड ड्रिंक जो है बिफोर शेकन और आफ्टर शेकन, ये एक केस दिया था आपको कि भाई कोल्ड ड्रिंक जो है वो बिफोर शेकन क्या होगी। ऑब्वियसली जब शेक नहीं करते हो कोल्ड ड्रिंक को, कोल्ड ड्रिंक बेसिकली होती क्या है, कोल्ड ड्रिंक मिक्सचर होती है। पहली बात कार्बोनेटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक इज बेसिकली कार्बोनेटेड वाटर प्लस शुगर, कार्बोनेटेड वाटर प्लस शुगर। तो ये तीन चीजें होती हैं भाई बेसिकली, CO2, वाटर और शुगर कोल्ड ड्रिंक में। जब तुम उसको शेक नहीं करोगे, मान लीजिए आपने ऐसे ही खोली कोल्ड ड्रिंक और पी ली, तो क्या होगा, हर एक सिप में टेस्ट क्या आएगा, सेम। चाहे पहली सिप लो चाहे लास्ट सिप लो, टेस्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, पहली सिप में भी लास्ट सिप में भी। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये बिफोर शेकिंग क्या था, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्यों सर, होमोजीनियस मिक्सचर इसलिए था क्योंकि भाई कंपोजिशन, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहता था। अब अगर हर सिप में आपको सेम टेस्ट आ रहा है, चाहे वो पहली सिप हो चाहे वो लास्ट सिप हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर। अब याद करो जब आफ्टर शेकन जब आप पहले पिएंगे, आपने हिलाई खोली, तो आफ्टर शेकन जब आप पिएंगे तो आपको पहले क्या लगेगा, कड़वा कड़वा लगेगा, बहुत ही हार्ड लगेगा। और बाद के जो सिप होंगे उसमें क्या होगा, आपको मीठा मीठा लगेगा, ऐसा लगेगा पानी में शुगर पड़ी हुई है। तो पहले का टेस्ट और बाद का टेस्ट अलग अलग हो गया, तो कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहा, जितनी भी CO2 थी वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आ गई और वो बबल फॉर्म में हमें दिखने भी लगती है। इसलिए आफ्टर शेकिंग ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, तो एक ये हो गया, एक ये डाउट था। दूसरा डाउट था कि क्या सर एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर और एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास में फर्क होता है। बेटा बहुत बड़ा फर्क होता है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट। We will discuss in mole concept। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट। और इसका डिटेल आप पढ़ेंगे 12th में फिजिक्स में, जब फिजिक्स एंड होने वाली होगी 12th, जिसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, ये और डिटेल में उसमें आएगा। मैं तो फिर भी कम ही पढ़ाऊंगा, मेन आप डिटेल में इसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे, वो फिजिक्स में जाके करेंगे, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, एक और पॉइंट वैभव ने पूछा था मुझसे कि सर लाइट का मास होता है क्या। तो भाई ये जान लीजिए, लाइट का कोई भी मास नहीं होता, लाइट हैज नो मास। कई टीचर्स शायद ने आपको ऐसा बताया हो 9th-10th में कि निग्लिजिबल मास होता है या ऐसा कुछ, तो ये सब भ्रम है। लाइट का कोई भी मास नहीं होता, लाइट इज सिंपली प्योर एनर्जी, लाइट इज प्योर एनर्जी, इट हैज नो मास, कोई भी मास नहीं होता। लेकिन सर लाइट तो फोटोन से बनी होती है, एक बच्चे का ये फिर आगे ये था, और E = mc² होता है जिसमें m मास होता है। ठीक है, तो क्या फोटोन का भी मास नहीं होता है? इसका आंसर है बेटा फोटोन का भी मास नहीं होता है। तो सर फिर ये E = mc² में m क्या कर रहा है, तो ये अभी हम 2 से 3 लेक्चर बाद हमारा आ जाएगा, तब हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेन मुझसे ये 3 डाउट आए थे जो बच्चों ने पूछे। ठीक है, अब मैं आपको कराता हूँ जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, जो 7th क्वेश्चन था, उसके सारे ही ऑप्शन में लिख देता हूँ एक साथ। C2 माइनस O2 माइनस CO NO प्लस Cn माइनस N2 O2 माइनस
देखा जाए तो है तो इतने ही, वो बैठे हुए हैं ऑप्शंस में, तो एक एक करके गिनते हैं। जैसे C2 2 माइनस है, तो इसमें गिनने में कुछ बच्चों ने जो मुझे, पहली बात तो आप आंसर मुझे कम भेज रहे हो, मुश्किल से 45-46 बच्चों ने इसके आंसर भेजे मुझे, जबकि आप लोग उससे तो ज्यादा ही हो। केवल 45-48 बच्चों ने आज तक मुझे इसके आंसर भेजे। तो आंसर भेजो भाई। C2 2 माइनस, तो कभी भी कैसे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, इस पे देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है C2 पे। तो एक कार्बन में कितने होते हैं 6, 2 कार्बन है तो 6 × 2 प्लस ये 2 और, तो कितने हो गए 14। O2 2 माइनस, ऑक्सीजन में O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन में कितने 8 × 2 प्लस ये 2 माइनस, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई 18। CO कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, कितने हो गए 14। NO नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, कितने हो गए 15। NO प्लस, तो नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, और एक माइनस कर दो, एक कम हो जाएगा क्योंकि ये क्या है कैटायन है, तो ये कितना हो गया 14। CN माइनस, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7 और एक और, ये भी कितना हो गया 14। N2 नाइट्रोजन में 7 × 2 = 14। O2 माइनस 8 × 2 प्लस 1 = 17। तो इसका आंसर जो है वो बी पार्ट आ जाता है। बी पार्ट में मैंने एक गलती की थी, ये C2 2 माइनस था और मैंने गलती से यहाँ पर C2 माइनस लिख दिया था। हालांकि ये चीज मैंने मैसेज कर दी थी तुरंत, तो ध्यान रखना ये क्या है C2 2 माइनस है, ठीक है, लिख लो। ठीक है, फिर 8वां क्वेश्चन था कौन कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ऑप्शन थे Cl2O, ICl2 माइनस, ClO2, IF2 प्लस, I3 माइनस, ClO2 माइनस, ClF2 प्लस। तो एक एक करके गिनते हैं। आपको मैंने हिंट दी थी कि आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। तो एटॉमिक नंबर क्यों दिया था, क्योंकि भाई ये वैसे तो न्यूट्रल है, तो पहले क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ, 2 × 17 प्लस ऑक्सीजन में कितने 8, ये जितने भी है, ICl2 माइनस, आयोडीन में कितने 53 प्लस 2 × 17, क्लोरीन में प्लस एक माइनस आ गया, ठीक है, इक्वल टू जो भी आए। ClO2 क्लोरीन में कितने 17 प्लस 2 × 8 जितने भी आए, IF2 प्लस आयोडीन में कितने 53 प्लस 2 × फ्लोरीन में कितने 9, I3 माइनस एक, अच्छा -1 भी करोगे क्योंकि यहाँ पर क्या है कैटायन, कैटायन में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा कम, I3 माइनस, तो 3 × 53 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो भी आए कैलकुलेट कर लेना। ClO2 माइनस, तो क्लोरीन में कितने 17 प्लस 2 × 8 प्लस 1, इसमें कितने 17 प्लस 2 × 9 -1, ठीक है। तो इसका आंसर डी बनता था। ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक थे। अगर कैलकुलेट करोगे तो इन दोनों में 34 आएंगे, ठीक है। अब जितने बच्चों ने मुझे भेजा था 90% बच्चों का आंसर सही था, लेकिन कुछ बच्चों का तरीका गलत था। दूसरी बात, टाइम बहुत लिया आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करने के लिए, मतलब हार्डली
आई कैन गिव यू 50 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स इसके लिए और 50 सेकेंड्स जो इसके पहले हमने क्वेश्चन किया वो। सर हमें तो 5 मिनट लग गया इसको करने में, सर हम 50 सेकेंड में कैसे करेंगे? तो यही आपका डेवलपमेंट होगा समय के साथ। जब हम धीरे धीरे क्वेश्चन करते चलेंगे तो आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन आप ओरली करोगे बगैर एक भी कुछ भी लिखे, ये वाला भी और पिछले वाला भी। केमिकल बॉन्डिंग जब मैं खत्म करूंगा तो पक्की बात है आधी से ज्यादा क्लास इसको ओरल कर लेगी, ओरल। और 50 सेकेंड भी बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात, ठीक है ना? लिख लीजिए भाई। ठीक, इसका आंसर डी था। अब आइसोटोप्स, आइसो मतलब सेम, अभी कुछ चीजें हम पढ़ेंगे। आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई? तो पहली बात, आइसोटोप क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। किसके होते हैं? एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स। लिखो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट पे अंडरलाइन करना, विच हैव, अच्छा एलिमेंट सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी एलिमेंट की सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, जैसे कि हमारे इंसानों की सबसे, भाई हमारे इंसानों में भी बहुत सारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप अपने फ्रेंड को कहीं ना कहीं आप पीछे से देखकर भी पहचान लेते हो, उसकी हाइट से, उसकी बॉडी टाइप से। फोन पे आप बात करते हो तो आवाज से पहचान लेते हो। लेकिन फिर भी आपके फ्रेंड की सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है जिससे आप उसको पहचानते हो? उसकी शक्ल। अगर शक्ल बदल जाएगी और हाइट, आवाज, बाकी सब कुछ सेम रहे, तब भी आप क्या बोलोगे कि ये मेरा फ्रेंड, ये वो नहीं है, कोई और है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कल को मेरी सेम बॉडी में दूसरी शक्ल वाला आदमी आए तो आवाज भले ही मेरी उससे सेम हो लेकिन शक्ल बिल्कुल अलग हो, तो आप उसको, मैं और वो दोनों डिफरेंट लोग मानेंगे। इसी तरह एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की क्या होती है? उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये हमें किसने बताया था? मोज़ले ने। इसका एक्सपेरिमेंट भी आप 12th में फिजिक्स के लास्ट में पढ़ोगे कि मोज़ले के हिसाब से, थोड़ा सा पढ़ोगे अगले चैप्टर में स्टार्टिंग में, सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी कि अगर 8 प्रोटॉन है तभी वो एटम जो है वो ऑक्सीजन है। अगर 8 से 7 हो गया तो वो ऑक्सीजन नहीं कुछ और हो जाएगा, और 8 से 9 हो गया तो भी वो ऑक्सीजन नहीं, क्या हो जाएगा? कुछ और हो जाएगा। क्या बोला कि एटम की, एलिमेंट की सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होती है सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर प्रोटॉन 8 है तभी उसको क्या बोलोगे? ऑक्सीजन। अगर 8 से कम है या 8 से ज्यादा है तो वो एटम ऑक्सीजन नहीं रहेगा। जैसे क्लोरीन में 17 है तो 17 अगर तभी तक, अगर 17 प्रोटॉन है तभी उस एटम को क्या बोलोगे? क्लोरीन। अगर 17 से कम हो गया या 17 से ज्यादा हो गया तो हम फिर उसको क्लोरीन एटम नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए देखो, अभी मैंने स्टार्टिंग किसकी की? आइसोटोप्स की। एटम ऑफ सेम एलिमेंट। तो जो सेम एलिमेंट के अलग अलग एटम हैं तो उसमें क्या सेम होना चाहिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही होंगे, तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि वो सेम एलिमेंट के हैं, है कि नहीं? तो लिखो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, which have same number of protons, ब्रैकेट में लिखो सेम एटॉमिक नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को किससे डिनोट करते थे? Z से, जो कि क्या था? एटॉमिक नंबर। which have same number of protons, ब्रैकेट में लिखो एटॉमिक नंबर, but different mass number, but different mass number। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, क्लोरीन। ये क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। ठीक, ये दोनों हैं।
अब देखो इसमें भी 17 प्रोटॉन है और इसमें भी कितने प्रोटॉन है? 17। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कितने? 35 माइनस 17 यानी 18। इसमें कितने? 37 माइनस है तो 20 न्यूट्रॉन। तो देखो तो इसमें क्या सेम है? Z यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? Z क्या होगा? सेम होगा। इसमें Z क्या है? सेम है। ठीक है। न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? डिफरेंट है। ठीक। और मास नंबर क्या है? वो भी डिफरेंट है। भाई इसका 35 है, इसका 37। और अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? बराबर। ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं? आइसोटोप्स। आइसोटोप में ये देखो इक्वल नहीं है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 3 होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसको क्या बोलते हैं नॉर्मली? हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिटियम। ठीक है। इसका सिंबल टी भी है, इसको ये भी लिख सकते हो, इसका सिंबल टी भी है। इस स्टार का क्या मतलब है? स्टार का मतलब है ये दोनों क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव। जनरली केमिस्ट्री में अगर किसी भी एटम के ऊपर स्टार बना है तो यानी वो तुम्हें ये बताना चाह रहा है कि वो एटम क्या है? रेडियो एक्टिव। किसी भी एटम के ऊपर स्टार बना है तो क्या हुआ है? उसका मतलब क्या है? रेडियो एक्टिव। अब देखो हाइड्रोजन में क्या है? ये है हाइड्रोजन, एक प्रोटॉन, नो न्यूट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक ही है। ड्यूटेरियम में देखो ये न्यूक्लियस, एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2 माइनस 1, एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना है? एक ही होगा। और ट्रिटियम में क्या है? देखो 2 न्यूट्रॉन प्लस एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितने हैं? एक ही। देखो देखो फटाफट। अब देखो आइसोटोप्स है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स have different physical properties like solubility, density, boiling point and melting point। भाई इनकी solubility अलग होती है, boiling point अलग है, melting point अलग है, physical properties अलग अलग है, लेकिन chemical properties एक जैसी होंगी। क्यों? केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर एक से ज्यादा शेल भी है ये जैसे, तो इसमें ये इनर शेल हो गई, ये आउटर शेल हो गई। अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन है, ये सब हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में। आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। बिल्कुल सेम नहीं होती, लगभग सेम होती है। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में सेम ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हमेशा ही रहेंगे।
अब क्लोरीन में भी देख लो 17 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लिखोगे 287 तो इसीलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सिमिलर। तो लिखो दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। They have similar chemical properties. Question: which of the following is not isotope? Which of the following are not isotopes? Which of the following are not isotopes? बताओ भाई। अब तक हो जाना चाहिए भाई। देखो बेटा एक्स और वाई आइसोटोप कब होंगे? जब Z क्या हो सेम हो और A क्या हो डिफरेंट हो, है कि नहीं? जब ये सेम हो और ये डिफरेंट हो, तो ये देखो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये दोनों क्या है डिफरेंट, यानी ये दोनों क्या है आइसोटोप्स है। इसमें देखो ये भी 17, ये भी 17, तो ये सेम है लेकिन ये देखो क्या है डिफरेंट है, यानी ये भी क्या है आइसोटोप्स। अब इसमें ये देखो यही डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट तो हो नहीं सकते क्योंकि ये तो एलिमेंट ही बदल जाएगा। आइसोटोप में क्या होना चाहिए था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होने चाहिए थे। आइसोटोप में क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, तो ये आइसोटोप नहीं है। ये तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या था कौन आइसोटोप नहीं है? अभी देखो ये 5 सेम और ये डिफरेंट, तो ये भी क्या है आइसोटोप्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 9। अब देखो अगला आइसोबार्स। ठीक, तो लिखो मेरे डेफिनेशन। आइसोबार क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब देखो इसमें क्या मैंने वर्ड यूज किया डिफरेंट एलिमेंट, वर्ड क्या यूज कर रहा हूं डिफरेंट एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। भाई एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा ही, क्यों सर एलिमेंट ही डिफरेंट है, और अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो भी हम क्या बोल सकते हैं कि एलिमेंट डिफरेंट है। तो लिखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर but same mass number, different atomic number but same mass number। for example ये देखो आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। ठीक, अब इसमें देखो आइसोबार में क्या है Z क्या है डिफरेंट है, एक का 18, एक का 19, एक का 20। ठीक, यानी इसके पास कितने प्रोटॉन है 18 सॉरी 19 20, तो Z क्या है डिफरेंट। न्यूट्रॉन्स देखो इसके पास कितने 40 - 18 22,
40 माइनस 19 21, 40 माइनस 20 20। तो न्यूट्रॉन भी क्या है, डिफरेंट है, और इलेक्ट्रॉन भी इसमें क्या है, डिफरेंट है। तो ये सारा कुछ तो डिफरेंट है, फिर सेम क्या है, मास नंबर। ये मास नंबर कितना है, 40 40 40, यानी दोनों के ए सेम है। ए मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। लिख लो। तो अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होती ही है। देखो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बताओ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी डिफरेंट? सर केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी कब सेम होती है, जब आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। इसमें आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। 18 में कितने होंगे, 288। इसमें कितने होंगे, 2881 2882। ये तो पता ही होगा आपको कि भाई ऐसे शेल्स होती हैं, इसमें 2, इसमें 8 8। तो इस तरीके से अगर ये नहीं भी पता है तो आगे पीरियोडिक टेबल में अभी हम सब कर लेंगे। तो इनकी आप अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप याद कर लो कि दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। अगला आइसोटोन्स। आइसोटोन देखो, सही नाइट्रोजन 15 कहां से आ गया, नाइट्रोजन तो 14 होता था बेटा, उसका आइसोटोप है। ठीक है। अब देखो आइसोटोन में देखो तो एन थोड़ा सा, अगर जब भी बोलोगे आइसोटोन तो एन पे थोड़ा साउंड ज्यादा आ रहा है, तो आइसोटोन तो उसका मतलब क्या हुआ कि एन पे साउंड ज्यादा आ रहा है, तो जिसमें सेम न्यूट्रॉन्स हो। अब देखो इनका जेड भी डिफरेंट है। देखो जेड इनका डिफरेंट है। इसका जेड कितना है, 7 प्रोटॉन्स। इसमें कितना है, 8 प्रोटॉन्स। ठीक, जेड क्या हो गया, डिफरेंट। ए बताओ, ए कितना है इसका, 15। इसका ए कितना है, 16। तो ए भी क्या है, डिफरेंट है। लेकिन न्यूट्रॉन्स देखो, न्यूट्रॉन्स 15 माइनस 7 कितने हुए, 8 न्यूट्रॉन। 16 माइनस 8 8 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, पहली बात एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट क्यों बेटा, जेड डिफरेंट है तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। जेड डिफरेंट है तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट क्यों, क्योंकि क्या डिफरेंट है, जेड डिफरेंट है। जेड क्या था, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन उसका क्या है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, क्या सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms of different elements which have different atomic number, different mass number, which have different atomic number, different mass number, but same number of neutrons, but same number of neutrons। ठीक है, तो लिख लो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट। ठीक, अब केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी क्या सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो सेम है। तो एक बात बताओ, केमिकल प्रॉपर्टी न्यूट्रॉन पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है? भाई जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस कभी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये ध्यान रखना।
कभी भी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन ही वो है इसमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट ना करे। कौन पार्टिसिपेट करेगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, कभी भी केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है तो उसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? रेडियो एक्टिव रिएक्शन। कभी भी केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर कभी भी न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है किसी भी रिएक्शन में तो उसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? रेडियो एक्टिव रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें सब बात क्या चल रही थी? बात चल रही थी बेटा कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। नहीं सर, नहीं सेम होंगी। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। और इसमें क्या सेम है? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो सेम है नहीं, इसीलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट। तो लिखो, इट हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। It has different chemical properties because chemical properties depend upon number of electrons in outermost shell and not upon क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अगला आइसोडायाफर्स। अब ये क्या होता है सर? तुम खुद बताओ। तुम बताओ ये क्या है? ये दोनों आइसोडायाफर्स हैं। 1 मिनट देता हूं आपको मैं गाड़ी देख के, आप पूरा सोच लीजिए कि इनमें क्या सेम है। बताओ, 1 मिनट दे रहा हूं, सोचो इसमें क्या सेम है। इनमें क्या कॉमन चीज है? बताओ, आधा मिनट और आपके पास, सोच लीजिए अच्छे से कि इसमें क्या सेम है। देखो, ना ही इसमें नंबर ऑफ, देखो प्रोटॉन 90 प्रोटॉन, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। न्यूट्रॉन देखो 238, ये हो गए 146 न्यूट्रॉन। इसमें कितने हो गए? 144 न्यूट्रॉन। तो ये भी डिफरेंट है। तो Z भी डिफरेंट, A भी डिफरेंट, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट। अब बताओ सेम क्या? व्हाट इज कॉमन इन दिस? बताओ। देखो इसमें क्या कॉमन है? ये सब लिखना नहीं, डेफिनेशन पहले लिखाऊंगा फिर लिखना। कॉमन क्या है बताओ? अभी तक कोई सोच पाया? देखो इसमें कॉमन है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करो, कितना हुआ इसमें? 44। इसमें भी कितना हुआ? 44। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें कितने न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से? 44 न्यूट्रॉन ज्यादा है। इसमें भी कितने न्यूट्रॉन ज्यादा है? 44 न्यूट्रॉन्स ज्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे कि 44 न्यूट्रॉन्स इसमें ज्यादा है, एक्सेस में है। 44 न्यूट्रॉन इसमें भी क्या है? एक्सेस में है। तो आइसोडायाफर्स क्या होते हैं? जिसमें न्यूट्रॉन की एक्सेस सेम होती है। न्यूट्रॉन की एक्सेस, इसमें कितने एक्सेसिव है? 14 ज्यादा है। एक्सेस मतलब ज्यादा, एक्सेस मतलब ज्यादा। तो इसमें क्या है? 44 न्यूट्रॉन्स ज्यादा है प्रोटॉन से। इसमें क्या है? 44, इसमें भी न्यूट्रॉन ज्यादा है। किससे? प्रोटॉन से। तो आइसोडायाफर्स क्या होते हैं? जिसमें क्या ज्यादा होते हैं? सेम नंबर ऑफ एक्सेस न्यूट्रॉन्स। आइसोडायाफर में क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ एक्सेस न्यूट्रॉन्स। लिखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स,
लिखो पहले फिर ये एग्जांपल लिखो। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये देखो डिफरेंट है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, different number of neutrons, but they have same difference of neutron and proton, but they have same difference of neutron and proton, but they have same difference of neutron and proton. In other words, they have same excess of neutron. In other words, they have same excess of neutrons as compared to protons. In other words, they have same excess of neutrons as compared to protons. लिख लो। अच्छा, अब एक बात बताओ, इसमें क्या सेम है? पहले सुनो, n-p क्या है? सेम है। और n-p न्यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते थे? a-z, और प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी क्या लिखते थे? z। तो इसमें देखो a-2z इससे आइसोडायोफर्स क्या होते हैं जिसमें क्या सेम हो? a-2z इज सेम। और आइसोटोन क्या थे? आइसोटोन में क्या सेम था? a-z। लिखो जल्दी। ठीक। अब एक आइसोस्टर्स भी होता है, लेकिन वो जब तक केमिकल बॉन्डिंग हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आओ जो हमारा चैप्टर का मेन टॉपिक है, मॉडल्स ऑफ एटम। यही हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक है, मॉडल्स ऑफ एटम। कि भाई जो एटम है, एटम की डिस्कवरी हुई, फिर ये पता चला कि भाई जैसे डाल्टन ने बोला था कि एटम है, फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो लोगों को फिर ये सोचने लगे लोग कि भाई आपको बताया था डाल्टन थ्योरी के बाद क्या दिक्कतें थी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टीज इतनी अलग क्यों होती हैं, क्यों एलिमेंट अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, क्यों कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एलिमेंट से अलग होती हैं, क्यों कंपाउंड की प्रॉपर्टीज मिक्सचर से अलग होती हैं। तो इन सब क्वेश्चन का जवाब साइंटिस्ट रिसर्च करते रहे। तो उस रिसर्च से क्या हुआ, उन्हें दो चीजें, एक तो लोग देते रहे अपना अपना मॉडल ऑफ एटम, और जब उन्हें पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो अपने अपने ढंग से वो क्या करने लगे, उसको इंटरप्रेट करने लगे कि एटम के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो जिस जिस साइंटिस्ट ने बताया मेन कि एटम के अंदर का अंदर स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, उस साइंटिस्ट का हम मेन देखेंगे। 4 मॉडल देखेंगे। पहला थॉमसन मॉडल, लिखते चलो। दूसरा रदरफोर्ड मॉडल, तीसरा बोर्स मॉडल, चौथा वेव मैकेनिकल मॉडल, या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, थॉमसन मॉडल। ये 4 हमें पढ़ने। थॉमसन ने क्या किया था भाई? थॉमसन इज नोन फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड जाना जाता है किसके लिए? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है, ये पहली बार किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। तो लिखिए
तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बाद भाई लोग सोचने लगे कैसे अंदर एटम के होता होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उसी के बेसिस पर पूरी केमिस्ट्री खैर चलेगी इसी के बेसिस पर। हेडिंग डालिए पहला थॉमसन मॉडल। ठीक, थॉमसन ने क्या बोला कि जो एक एटम है, एटम क्या है, वाटरमेलन की तरह है, समझिए एक एटम जो है वो वाटरमेलन की तरह है। जैसे वाटरमेलन में जगह जगह क्या होता है, सीड्स लगे रहते हैं, वाटरमेलन खाओ तो कहीं से भी सीड्स निकलते हैं, तो उसी तरह एटम भी क्या है, वाटरमेलन की तरह है, उसमें इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से एम्बेडेड हैं जैसे कि सीड्स एम्बेडेड होते हैं वाटरमेलन में। उसमें क्या बोला थॉमसन ने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वाटरमेलन में उसी तरीके से भरे हुए हैं, एम्बेडेड हैं जैसे कि वाटरमेलन में क्या एम्बेडेड होते हैं, सीड्स। ठीक है, या फिर अभी का मैं रिसेंट एग्जांपल लूं, और बाकी का जितना बचा हुआ है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो हम वाटरमेलन खाते हैं वो बेसिकली उसने क्या बोला, वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो सीड्स भरे हुए हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, जैसे आज के केस में इसको मैं बोल सकता हूँ कि सपोज आप चोको चिप्स आइसक्रीम खाइए, या कोई भी आइसक्रीम या चॉकलेट विद नट्स खाइए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नट्स या चोको चिप्स बीच बीच में आते हैं, पूरी आइसक्रीम हम खाते हैं, चॉकलेट हम खाते हैं, और बीच बीच में वो नट्स आते रहते हैं। तो उसी तरीके से है, मेन आइसक्रीम आपकी क्या हो गई, पूरा बचा पूरा एटम, और उसके अंदर जो चोको चिप्स हैं वो चोको चिप्स क्या हो गए, आपके इलेक्ट्रॉन। इसको थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये बहुत ही बेकार मॉडल था, ये कुछ रदरफोर्ड, ये आया था शायद एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 1890 में, 90 में या 1898 में, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट ईयर, तो इसके आसपास ये आया था। फिर इसके बाद जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट का ये जवाब नहीं दे पाया। जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए उन एक्सपेरिमेंट्स का जवाब ये मॉडल नहीं दे पाया। तो लिखो थॉमसन मॉडल, इसमें लिखो एन एटम इज, यहां लिखो ऐसे बगल में ये फोटो में, एन एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, an atom is a positively charged sphere and electrons are embedded in it, and electrons are embedded in it. ठीक है, it is also known as Thomson plum pudding model. आगे लिख लो, इट फेल्ड, नेक्स्ट लाइन में, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। ये आज तक ना कभी आया है ना कभी आएगा, इतना बेकार था ये, बस इतना ही था। देखिए आपको मैं फिर बताता हूँ, तो तीसरा मॉडल था बोर मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है, और चौथा इंपॉर्टेंट है। पहले ये जो दो मॉडल हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं, ये कभी नहीं आते। दूसरा रदरफोर्ड मॉडल, देखो देखो, बेस्ड ऑन हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, based on his alpha scattering experiment, Rutherford said that atom consists of two parts. पहला न्यूक्लियस, दूसरा बचा हुआ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट।
पहला न्यूक्लियस, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। मतलब ये देखो, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि न्यूक्लियस होता है और ये मान लो हमारा एटम है, ये मान लो हमारा एटम है, तो ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये बचा हुआ हिस्सा क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, न्यूक्लियस और बचा हुआ हिस्सा क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक, तो उसने क्या बोला कि ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत छोटा है। सर न्यूक्लियस कितना छोटा है, जैसे कि आप ये समझिए कि अगर न्यूक्लियस का साइज एक चींटी जितना है, न्यूक्लियस का साइज एक चींटी जितना है, तो एटम का साइज होगा आपका कम से कम 3 फ्लोर की बिल्डिंग। इतना फर्क होता है न्यूक्लियस के साइज में और एटम के साइज में। यानी कि न्यूक्लियस का साइज अगर चींटी जितना है तो एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर क्या होगा, एटम। यानी कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही कम स्पेस ऑक्युपाई करता है एटम के अंदर, और ज्यादातर स्पेस, ये सारा का सारा स्पेस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट एक तरीके से क्या है, खाली रहता है। और इसमें क्या होता है, जगह जगह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या रहता है, खाली रहता है। फिर से सुनो उसने क्या बोला, रदरफोर्ड ने किस के बेसिस पर बोला, अपने उसने क्या किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसके बेसिस पे उसने क्या बोला कि एटम के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होती है क्या, न्यूक्लियस, दूसरी होती है क्या, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है कि न्यूक्लियस अगर एक चींटी जितना है तो एटम कितना बड़ा हो गया, एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग जितना। तो इतना छोटा होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो यानी ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक, और क्या बोलते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ज्यादातर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या रहता है, खाली रहता है। ठीक है, तो इसके बाद देखो कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये लिख लो, फिर ये लिखो साइड में लिखो, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवी मास, न्यूक्लियस इज positively charged heavy mass present at the center of the atom. Nucleus is positively charged heavy mass present at the center of the atom. ठीक है, आगे लिखो, extra nuclear part is empty. Extra nuclear part is empty space around the nucleus. Electrons are present in extranuclear part. Electrons are present in extranuclear part. ठीक, तो अब देखो, अब देखो, there is force of attraction between, there is force of attraction between nucleus and electron. देखो, थोड़ा सा हम 12th की फिजिक्स पढ़ेंगे। भाई एक हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम लॉ क्या कहता है कि अगर 2 चार्ज हैं Q1 Q2, अगर 2 चार्ज हैं Q1 Q2, उनके बीच की डिस्टेंस है R,
दो चार्ज हैं Q1 Q2, उनके बीच की डिस्टेंस है r, तो दोनों के बीच कोई ना कोई एक फोर्स एक्ट करेगा। अगर दो चार्जेस हैं विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, तो उसमें कोई ना कोई एक फोर्स एक्ट करेगा। वो जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। क्या? दो चार्जेस अगर सेपरेटेड है एक दूसरे से, तो उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स एक्ट जरूर करेगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। तो लिख लो कि टू चार्जेस व्हेन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस will exert force on each other. Will exert force on each other. The force can be attractive as well as repulsive. अब उसने क्या बोला? फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। फोर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके? Q1 into Q2, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K की वैल्यू 1 होती है किसमें? CGS में, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है किसमें? ऐसा ही है सर। अब ये नई चीज आप ले आए क्या? एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है? इसका मतलब क्या है? ये हम पढ़ेंगे 12th की क्विज, ठीक है ना? ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं अभी के लिए। आप मान लो ये भी क्या होता है? कांस्टेंट। इट इज अनदर कांस्टेंट। तो कूलम ने क्या बोला कि कोई भी दो चार्जेस अगर Q1 Q2 डिस्टेंस पे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। जो भी फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर CGS है तो 1 होगा, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो क्या है? ऐसा ही है, ठीक है। तो अब अगर दोनों चार्जेस सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, इसको बोलेंगे लाइक चार्जेस या सिमिलर लाइक चार्जेस। दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो बताओ पॉजिटिव पॉजिटिव जैसे नॉर्थ पोल मैग्नेट का आपस में क्या करता है? रिपेल करता है। साउथ पोल आपस में क्या करता है? रिपेल करता है। तो इनके बीच में भी क्या होगा? सेम। साउथ रिपेल करता है, नॉर्थ रिपेल करता है। तो अगर सेम है तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सिव फोर्सेस। और अगर अपोजिटली चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा भाई? अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो खुद सोचो, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है कि नहीं भाई? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, यहां तक लिखो। फिर उसके बाद लिखो कि there would be force of attraction between nucleus and electron because both are oppositely charged. Nucleus is positively charged body and electron is negatively charged body. Nucleus is positively charged body and electron is negatively charged body. अब कितना होगा खुद देखो। सपोज ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो Q1 है, ये मान लो Q2। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज याद करो कितना लिखते थे? E लिखते थे। फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखते हैं? होता तो इतना है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या लिख देते हैं? E। याद करो, फर्स्ट लेक्चर में बताया था। अब ये न्यूक्लियस में चार्ज कितना होगा? अब एक बात बताओ, एक प्रोटॉन में भी कितना चार्ज होता था? E। याद करो,
भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होता था, बस फर्क क्या होता था, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता था, नेगेटिव, और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता था, पॉजिटिव। तो इस पे भी चार्ज E और एक प्रोटॉन पे चार्ज E होगा। अब मान लो न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है तो चार्ज कितना होगा न्यूक्लियस का, 10। मान लो न्यूक्लियस में 100 प्रोटॉन है तो चार्ज कितना होगा, 100। मान लो न्यूक्लियस में 25 प्रोटॉन है तो चार्ज कितना होगा, 25। कितने प्रोटॉन होते थे याद करो, उसको डिनोट करते थे किससे, Z से। भाई Z क्या था, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये देखो, तो इसलिए इसमें कितना चार्ज होगा न्यूक्लियस में, ZE। न्यूक्लियस में कितना चार्ज होगा भाई, ZE। ठीक है, तो यानी न्यूक्लियस में कितना भाई, जहां पे Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। तो F इसके प्रोपोर्शनल है, तो F क्या लिखोगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू K, Q1 कितना है, ZE इंटू Q2 कितना है, E अपॉन R स्क्वायर। तो F कितना आ गया, K ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो न्यूक्लियस और इसके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा, सुनिए, कि रदरफोर्ड थॉमसन ने क्या बोला था कि प्लम पुडिंग मॉडल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन किसकी तरह होते हैं, जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं। ठीक, फिर हमने क्या पढ़ा, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड में हमने क्या पढ़ा, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि एटम के दो हिस्से होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है बचा हुआ हिस्सा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दोनों के साइज में कितना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है कि न्यूक्लियस अगर चीटी है तो एटम कितना बड़ा है, आप समझिए 3 फ्लोर की बिल्डिंग। ठीक है, अब ये पॉजिटिवली चार्ज है। फिर कूलम लॉ आया, कूलम लॉ ने क्या बोला कि किसी भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स होगा, वो फोर्स क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। ठीक, ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा, जब अपोजिट चार्ज होंगे। फोर्स ऑफ रिपल्शन कब होगा, जब सेम चार्जेस होंगे। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। इस फॉर्मूले में हमें रखना है। तो Q1 यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q2 यानी हमें मान लो यहाँ पर Q1 क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज यानी चार्ज और न्यूक्लियस, और Q2 क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें रखना है। तो यहाँ पे अब बताओ, प्रोटॉन या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में अगर अब दोनों का चार्ज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम डिनोट करते थे किससे, E से। वो कितना होता था, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। लेकिन शॉर्ट में हम उसको क्या लिख देते थे, E लिख देते थे। इसी तरह प्रोटॉन का चार्ज भी कितना होता है, E। तो अब मान लो न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है तो कितना चार्ज हो जाएगा, 10E। मान लो 15 प्रोटॉन है तो कितना चार्ज हो जाएगा, 15E। Z प्रोटॉन है तो कितना चार्ज हो जाएगा, ZE। तो Q1 = ZE। तो F क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज रखा, ये रखा, ये हो गया। तो मैं यहीं से चालू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। मेन टॉपिक हमारा इस रदरफोर्ड के बाद आएगा, बोर मॉडल। रदरफोर्ड पे सवाल आते भी हैं तो IIT एडवांस में बनते हैं, नीट में और JEE मेंस में नहीं बनते। जैसे आपको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शायद थोड़ा बहुत याद हो कि गोल्ड की थिन फॉइल लिया था, वहां से अल्फा पार्टिकल भेजे थे। तो इसमें कई सारे सवाल बनते हैं कि गोल्ड का फॉइल ही क्यों लिया, लेड का क्यों नहीं लिया फॉर एग्जांपल। दूसरा, अल्फा पार्टिकल ही क्यों भेजे, अगर हम बीटा पार्टिकल भेज दें तो क्या होगा। गोल्ड की जगह लेड की शीट ले ले तो क्या होगा, गोल्ड की जगह एल्युमिनियम की शीट ले ले तब क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये आ सकते हैं IIT एडवांस में। तो ये मैं डिस्कस करूंगा जब चैप्टर खत्म कर दूंगा, जब एडवांस के लिए पढ़ाऊंगा। अभी सिंपल सादा सादा हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।